चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कमेंट से मजाक के रूप में शुरू हुआ एक मूवमेंट आज भारत की सड़कों तक आ चुका है। क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक मीम है, एक सटायर है, या फिर वाकई इंडिया की फ्रस्ट्रेटेड यूथ का गुस्सा है जो आज सड़कों पे दिख रहा है? इसका पॉलिटिकल लिंक क्या है? क्या ये कांग्रेस सपोर्टेड है? क्या ये आम आदमी पार्टी 2.0 बनने की कगार पे है? क्या ये आम आदमी पार्टी 2.0 बनना चाहती है, या फिर ये फॉरेन फंडेड है? और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है, जो इसके इतने मिलियंस पे फॉलोअर्स हो गए हैं, इस टाइम करंटली 22 मिलियन फॉलोअर्स हैं, क्या ये असली है क्या, या फिर ये फेक है? और ये जो क्वेश्चन उठता है कि ये फॉलोअर्स पाकिस्तान बांग्लादेश से हैं, इनका सच क्या है? इन सारे सवालों के जवाब मैं आज आपको इस सेशन में देने वाली हूँ। हाय, माय नेम इज वैशाली, वेलकम टू द अड्डा 24/7। शुरुआत होती है 15 मई 2026 को, जब भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने केस के सिलसिले में एक कमेंट पास करते हैं। वो भारत के युवक कह लो या फिर बेरोजगार कह लो, उनको पैरासाइट और कॉकरोच से कंपेयर करते हैं। जनरली जब ऐसे रिमार्क पास किए जाते हैं तो देश में गुस्सा होता है, नाराजगी बताई जाती है, ट्विटर पे जिसे एक्स कह लो उसको ट्रेंड कराया जाता है और लोग भूल जाते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा कुछ अलग हुआ। इस बार अभिजीत दीप के नाम के इंसान ने, जो कि बोस्टन में पब्लिक रिलेशन पढ़ रहे थे, वो एक एक्स में अपनी एक पोस्ट शेयर करते हैं और इंस्टा में कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक पेज बना देते हैं। वो लिखते हैं, व्हाट इफ ऑल कॉकरोच कम टुगेदर। समझ रहे हैं आप कि व्हाट इफ ऑल कॉकरोच कम टुगेदर? क्या हो अगर सारे कॉकरोच एक जगह इकट्ठा हो जाए तो? और होता भी यही है। ये पेज, ये जो पोस्ट था, ये वायरल होता है और उस पेज में फॉलोअर्स पे फॉलोअर्स बढ़ने लग जाते हैं। 3 दिन के अंदर उस पेज में 3 मिलियन फॉलोअर्स थे। 7 डेज में 11 मिलियन फॉलोअर्स थे। 7 डेज में 11 मिलियन फॉलोअर्स थे। और करंटली अगर आप अभी का ट्रेंड देखो तो कॉकरोच जनता पार्टी 22.5 मिलियन फॉलोअर्स पे है। वह इंडिया की दो सबसे बड़ी पार्टी, एक कांग्रेस एक बीजेपी, कांग्रेस के 13.9 मिलियन फॉलोअर्स, वहीं बीजेपी के 9.4 मिलियन फॉलोअर्स। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी है इन टर्म्स ऑफ मेंबरशिप। बीजेपी के 14 करोड़ मेंबर हैं, लेकिन फॉलोअर्स कितने? 9.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अब एक क्वेश्चन जो सबसे पहले कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर उठाया गया कि ये फॉलोअर्स कितने रियल हैं और कितने फेक हैं। क्या ये बांग्लादेश और पाकिस्तान से हैं? तो इन सारे सवालों के जवाब के लिए हमने कुछ तथ्य चेक किए। अच्छा, ये चीज भी एक ट्रेंड हुई थी, आई एम प्राउड कॉकरोच। ये बहुत उस टाइम ट्रेंड कर रहा था क्योंकि जनजीस इनको फॉलो बहुत कर रहे थे। एक नई चीज आई थी। जनजीस को तो वैसे ही नई चीजें पसंद है। उनका कहना था, वी क्वेश्चन इनजस्टिस, वी स्पीक फॉर द वॉइसलेस, वी एक्सपोज करप्शन, वी यूज द आरटीआई और राइट, वी स्टैंड अप, वी ऑर्गेनाइज, वी डोंट स्टे साइलेंट। हम करप्शन के खिलाफ चुप नहीं रहने वाले हैं। अब इनके फॉलोअर्स की बात करें तो इनके कुछ फॉलोअर्स देखे गए। मोस्टली ऐसे इनके फॉलोअर्स बहुत सारे थे जिनमें जीरो पोस्ट ऐसे था। इससे क्या ये साबित होता है कि ये बांग्लादेश से, पाकिस्तान से? क्या आप बता सकते हैं? नहीं, मैं तो नहीं बता सकती, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी डीपी नहीं लगाते, अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते हैं, वो कोई भी फोटो अपलोड नहीं करते हैं, वो सिर्फ नॉर्मली इंस्टाग्राम चला रहे होते हैं। साथ ही जब ये क्वेश्चन बहुत उठाया जा रहा था सीजेपी के ऊपर, कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर, कि उनके फॉलोअर्स पाकिस्तान और बांग्लादेश से हैं, तो एक चीज और ट्रेंड हुई। ऋषि बागड़े नाम के एक इंसान ने एक्स में लिखा जा करके कि जो कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स हैं 49% आर फ्रॉम 49% आर फ्रॉम पाकिस्तान, 14% आर फ्रॉम यूएसए, देन बांग्लादेश, देन इंडिया। अब इसके रिस्पॉन्स में अभिजीत दीप के एक एनालिटिक्स शो करते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, 94%, लगभग 95 कह लीजिए, 94.7% आर द फॉलोअर्स इसे आर फ्रॉम इंडिया। अब ये डिबेट चल ही रही थी कि टाइम्स तो अपने में एक
एक रिपोर्ट शेयर करते हैं कि वो लिखते जरूर है कि 94% फॉलोअर्स आर फ्रॉम इंडिया, बट आगे वो एक चीज और लिखते हैं, वो लिखते हैं देयर इज नो रिलायबल वे टू डिटरमाइन वेयर इंस्टाग्राम फॉलोअर्स आर फ्रॉम। ये किसने कहा? ये कहा संदीप नरवानी ने, को फाउंडर ऑफ नैरेटिव रिसर्च एंड एआई रिसर्च लैब। मतलब कि कोई ऐसा जरिया ही नहीं है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ही नहीं है जिसके थ्रू आप ये बता पाएं कि एक्चुअली में ये जो फॉलोअर्स हैं इनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। आप में से और हम में से हमने बहुत ज़्यादा कभी वीपीएन यूज़ करके अपनी लोकेशन चेंज की होगी, तो एक्चुअली अगर वीपीएन चेंज करके भी आप लोकेशन चेंज कर लेते हो तो उनको ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो इतनी फॉलोअर्स है, कॉकरोच जनता पार्टी के, ये क्वेश्चन मार्क में ही है कि ये रियली है फेक। इनमें से हो सकता है कि बहुत सारे जनजीस हों या फिर इंडिया के यूथ हों जो वाकई गवर्नमेंट से परेशान हो रखे हैं। बात सिर्फ करंट गवर्नमेंट की नहीं है, बात है दशकों की। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, आपको जान के हैरानी होगी कि अभी एक रिपोर्ट आई है अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी की, नियरली 40% ऑफ द ग्रेजुएट अंडर एज ऑफ 25 आर अनएम्प्लॉयड। और अगर 25 से 29 के बीच हम जाते हैं तो ये जो रेट है वो अराउंड 20 से 30% हो जाता है। मतलब कि लोग बेरोजगार हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग करप्शन से पीड़ित कह सकते हैं, पॉवर्टी है, डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट में काम नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे फॉलोअर्स उनके होंगे असली, लेकिन कुछ फॉलोअर्स अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ फॉलोअर्स पाकिस्तान बांग्लादेश से भी होंगे। इसके पीछे दो रीज़न है, क्योंकि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो जो करंट गवर्नमेंट है उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता उन्हें। तो ऐसा कुछ भी जब होता है इंडिया में जहाँ पर करंट गवर्नमेंट के खिलाफ बात की जाती है तो वो ऑब्वियस सी बात है इसको पसंद करना चाहेंगे। तो ये रियल है फेक है, इसको बता पाना अभी बहुत मुश्किल है। अच्छा, इसी बीच एक रिपोर्ट और आती है, जो अभिजीत दीपके हैं वो ये कहते हैं कि उनका इंस्टाग्राम हैक करने की कोशिश की गई, कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम को हैक करने की कोशिश की गई, उनका एक्स पोस्ट हैंडल था उसे डिलीट कर दिया गया, और भी उनकी जो साइट थी उसको भी बैन कर दिया गया। वो यहाँ देखिए अपने इसमें लिखते भी हैं, अगर आप देखना चाहेंगे तो। फिर वो दिल्ली हाई कोर्ट जाते हैं। अच्छा, ये उन्होंने क्लेम किया कि सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट के अंदर, सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट के अंदर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए इनकी ये साइट, ये सारी चीजें बैन कर दी थी। कि दिल्ली हाई कोर्ट जाते हैं और ये केस अभी भी पेंडिंग ही चल रहा है। लेकिन ये उनका, आप देख सकते हैं, ये उनका जो अकाउंट था ये शो ही नहीं कर रहा था। इसी बीच वो तुरंत अपना एक पोस्ट एक हैंडल लेकर के आ जाते हैं और उसको लिखते हैं वो कॉकरोच इज बैक, और सेम कॉकरोच इज बैक, और सेम वही प्रोग्राम, वही कार्यक्रम फिर से शुरू होता है कि उनके फॉलोअर्स फिर से तेजी से बढ़ने लगते हैं। और 3 दिनों में, मात्र 3 डेज में, आप यकीन नहीं मानेंगे, लगभग 3.5 लाख आप पिटीशन दायर हो गई थी। किस चीज के खिलाफ? कि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनको इस्तीफा देना चाहिए, उनको रेजिग्नेशन देना चाहिए, उन्हें रिजाइन करना चाहिए। और लगभग 6.5 लाख मेंबर्स इस पार्टी के ज्वाइन हो चुके थे। ये हैं अभिजीत दीपके, जो बोस्टन में पब्लिक रिलेशन पढ़ रहे थे, जो बोस्टन में पब्लिक रिलेशन पढ़ रहे हैं। अच्छा, लेटेस्ट में अभी एक रिपोर्ट आई है, वो ये 6 जून को इंडिया आते हैं। दावा ये भी किया जा रहा है कि इन्हें यूएसए से डिपोर्ट किया गया है। बहुत लोगों ने ये दावा किया कि अभिजीत दीपके से कि आप अपना पासपोर्ट दिखाइए, क्योंकि वो स्टैम्प दिखाइए। लेकिन अब पहली बात तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मतलब जो भी आप कह लीजिए, वो क्यों दिखाएं?
ये भी हो जाता है। दूसरी बात, डिपोर्ट किया भी जा सकता है, और क्योंकि उनका कहना था कि ये पॉलिटिकली इन्वॉल्व थे। या फिर एक रीज़न ये भी हो सकता है कि क्या ये वाकई इन्हें यूएसए ने खुद भेजा हो, और यूएसए इतना इंटरेस्ट क्यों दिखाता है खासकर साउथ एशिया वाले रीजन में, ये भी हम आज के इसमें कवर करने वाले हैं। आपने देखा होगा कि श्रीलंका ले लीजिए, आप बांग्लादेश ले लीजिए, नेपाल लीजिए, यहाँ ही जंजी रेवोल्यूशन क्यों हुआ, फिर अब इंडिया का नंबर कैसे आ गया, और पूरी दुनिया की, चाहे आप अल जजीरा ले लीजिए, एनबीएस ले लीजिए, बीबीसी, ये इतना क्यों कवर कर रही हैं इंडिया के जंजी रेवोल्यूशन को लेकर के। तो ये चीज़ें भी हम आगे कवर करने वाले हैं कि क्या इसके पीछे यूएसए है, ये हम आगे कवर करने वाले हैं। अच्छा, ये अभिजीत दीपके, इनकी पॉलिटिकल लिंकिंग क्या है? मैंने शुरू में ही क्वेश्चन कहा था कि इस पार्टी ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, इसकी पॉलिटिकल लिंकिंग क्या है। तो इनका अगर लिंक्डइन देखे तो एज ए कम्युनिकेशन एडवाइजर इन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर में, मतलब गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के लिए 2025 का जो दिल्ली इलेक्शन था उसमें काम किया था। आप देख सकते हैं इनके लिंक्डइन को। साथ ही इनके कुछ पोस्ट वायरल हो रहे थे जिसमें आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर ऑल द अपॉर्चुनिटीज यू प्रोवाइडेड मी वाइल वर्किंग विद यू। ये मनीष सिसोदिया के साथ उन्होंने अपनी एक फोटो भी शेयर की हुई है। साथ में केजरीवाल, जो इन पे आरोप लगते हैं कि क्या ये आम आदमी पार्टी के ही एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले हैं, क्या उसी की आइडियोलॉजी को ही आगे बढ़ाने वाले हैं। तो ये जो पोस्ट अब जो उन्होंने डिलीट कर दी है, क्योंकि अभी उनका कहना है कि वो एक न्यूट्रल स्टैंड रखते हैं, लेकिन लोगों की आदत है ना खोद के निकालना। तो ये पोस्ट बहुत वायरल हुई, क्योंकि आप दिखा सकते हैं, ये थोड़ा कट गया, मोदी जी एंड हिज भक्त कैन नॉट वॉच दिस वीडियो विदाउट क्राइंग। आप देख सकते हैं, द वन हु कैन ब्रिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी टू इट्स नी। तो इनका एक अलग ही प्यार सो होता है आम आदमी पार्टी के लिए। नीड टू स्टैंड विद कश्मीर, आर्टिकल 370 जब रिमूव हुआ था तब की बात है। पीपल आर लिविंग इन अ कांस्टेंट फियर ऑफ डेथ। तो ये बहुत सारे थे। इवन लिबरल वाला हिंदुत्व, ये इन्होंने तो उनको भी नहीं छोड़ा था, प्रियंका गांधी को। ये सिर्फ ये ऐसा नहीं था कि ये गवर्नमेंट, मतलब करंट गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे थे। ये कोई भी चीज़ जो, जैसे इंडिया में दो चीज़ें बटी हुई हैं, एक लेफ्ट विंग एक राइट विंग। आपकी अपनी आइडियोलॉजी हो सकती है, हम सब किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, या फिर बीच का पाते लेते हैं कि हम थोड़ा न्यूट्रल स्टैंड रखते हैं, हमें जो चीज़ सही लगती है हम उसकी तरफ चले जाते हैं। तो करंट में थोड़ा सा जब इलेक्शन आने वाले होते हैं तो ये चीज़ें भी शुरू हो जाती हैं। कोई दिल से मानता है, जैसे मैं चीज़ें दिल से मानती हूँ, तो मुझे ये चीज़ इतनी गलत लगती नहीं है। तो अगर ये प्रियंका गांधी कह रही थी, तो ये लिबरल वाला हिंदुत्व, इनके लिए भी इन्होंने ये सब कहा था। तो एक जो झुकाव इनका कॉकरोच जनता पार्टी का, मतलब अभिजीत दीपके का आम आदमी पार्टी की तरफ दिखता है। ना सिर्फ इनका, ये इनके 3 स्पोक्स पर्सन है। ये विजेता दहिया जी हैं, ये फिल्म मेकर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, पोएट भी हैं। ये है सौरभ दास, ये DTU से पढ़े हुए हैं, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। और लास्ट ईयर इन्होंने एंटी पोल्यूशन के लिए इंडिया गेट में कुछ प्रोटेस्ट किया था, नवंबर अराउंड 2025 में। ये है आशुतोष रंका, ये IIT कानपुर से पढ़े हुए हैं, LSE से पढ़े हुए हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। और सबसे बड़ी बात कि ये अर्लियर ही वाज वर्किंग इन वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कंपनी मैकेंसी। तो ये काफ़ी पढ़े लिखे हुए हैं। लेकिन इनके भी पोस्ट में जब इनके एक्सपोज को खंगाला गया, लोगों ने निकाला, तो एक अलग ही झुकाव देखने को आम आदमी पार्टी की तरफ मिलता है। अब सौरभ दास जी की एक फोटो है, मुलाकात विद द ब्रेवियस उमर खालिद। ये उमर खालिद जी हैं जो 5 साल जेल पे रह करके आए हैं। आप में से मोस्टली लोग इन्हें जानते होंगे। ये, अब मैं ये नहीं कहूँगी कि कितने सही है कितने गलत, सबकी अपनी आइडियोलॉजी है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको फैक्ट्स देना चाहती हूँ। मैं किसी भी लेफ्ट विंग या राइट विंग की तरफ नहीं जाना चाहती, मैं सिर्फ आपको फैक्ट्स ही क्लियर करना चाहती हूँ। तो इनका एक झुकाव लेफ्ट विंग की तरफ दिखता है, क्योंकि मोस्टली जो बीजेपी को पसंद करते हैं वो लोग थोड़ा सा इन चीज़ों से बस, मतलब कम इन्हें थोड़ा पसंद करेंगे। लेकिन यहाँ मैं फिर से कहना चाहूँगी कि हमारा सिर्फ एक ही चीज़ है कि हम एज सच किसी भी नैरेटिव को सेट नहीं करना चाहते। सबका अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन जब से इन्होंने ये पार्टी लॉन्च की, इनके सारे के सारे ये पोस्ट डिलीट हो चुके हैं। अब ये क्यों डिलीट हुए, इसमें भी हम आगे बात करने वाले हैं। अब सौरभ दास जी बाबरी मस्जिद के लिए भी लिख देते हैं, मतलब जिन्हें राम मंदिर प्यारा होगा तो वो ये चीज़ क्यों पसंद करेंगे। एक एंटी हिंदू, एक
एंटी हिंदू नैरेटिव भी इनका एक तरह से सेट होता दिखता है। पहले तो ऐसा ही था, फेक हिंदू, गो टू पाकिस्तान, आशुतोष रंगा जी लिखते हैं फॉर एवर एंड एवर वी विल लर्न, चेंज, अडेप्ट एंड मूव ऑन, समथिंग, ये सब कुछ अपना लिखते रहते हैं। सौरभ दा जी, हिंदू धर्म को क्या नाटक बना के रखा है। अगर कोई इंसान भले उस देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, ये मेरी अपनी थिंकिंग है, अगर कोई इंसान पूजा कर भी रहा है तो मुझे ऐसा जिसमें कोई प्रॉब्लम दिखती नहीं है, बट ये भी अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। तो इनका एक नैरेटिव थोड़ा सा सेट होता हुआ दिखता है आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या लेफ्ट विंग की तरफ। अब जो आपने कहा कि ये चीज, क्या ये वाकई एक मुखौटा है, क्या ये आम आदमी पार्टी 2.0 बनने की कोशिश में लगे हुए हैं, या फिर उन्हीं की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, आप जो एक चीज़ जान के आपको थोड़ा शॉक लगेगा कि कुछ महीने पहले से ही आम आदमी पार्टी मतलब अरविंद केजरीवाल जी जेनजी रिवोल्यूशन की बात कर रहे थे कि इंडिया में भी नेपाल और बांग्लादेश की तरह जेनजी रिवोल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि करंट गवर्नमेंट देश को बिगाड़ रही है, बर्बाद कर रही है। और उन्होंने 1 महीने पहले कहा और ये जेनजी रिवोल्यूशन आ भी गया। तो ये थोड़ा सा एक डाउटफुल होता है इस पार्टी के लिए। अब इस पार्टी ने कुछ अच्छी चीजें भी की हैं, मैं सिर्फ तथ्य रख रही हूँ, फैक्ट्स रख रही हूँ। इस पार्टी ने कुछ अच्छी चीजें भी की हैं, तो वो भी मैं आपके सामने करूंगी, क्योंकि ये चीजें थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क बनाती हैं कि क्या ये इनके ही नैरेटिव को आगे सेट कर रहे हैं, क्या इनकी आइडियोलॉजी को आगे लेके जाने वाले हैं, ये क्वेश्चन मार्क जरूर उठता है। इसमें और पार्टीज वाले भी पीछे नहीं रहते हैं। आप महुआ मित्रा जी को जानती होंगी, टीएमसी के सांसद हैं, एमपी हैं। कीर्ति आजाद जी हैं, अखिलेश यादव भी नहीं बसते हैं, वो भी बीजेपी, वो भी कुछ ले देते हैं, बीजेपी वर्सेस सीजेपी, वो भी लेते हैं बीजेपी वर्सेस सीजेपी। अभी किस कॉन्टेस्ट में लिखा, ये तो सच में क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अगर ये यूपी के अपकमिंग इलेक्शन के लिए कह रहे हैं तो वो अपनी पार्टी को क्यों बाहर कर देंगे। और अगर ये सेंट्रल के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, ये हो सकता है, ये सेंट्रल के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल में अगर कहा जाए तो सपा इतना अच्छा कुछ खास कर नहीं रही है, वो यूपी में ही एक मजबूत पकड़ रखती है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले 2029 में जो लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं उसमें ये थोड़ा अच्छा कर सकते हैं, अगर ये पार्टी लॉन्च होती है तो। अभी आगे मैं आपको बताऊंगी कि क्या ये सच में अपने कैंडिडेट्स उतारने वाले हैं, क्या ये सच में आगे इलेक्शन लड़ने वाले हैं। ये अखिलेश ज्वाइंस कॉकरोच जनता पार्टी, ट्रेंड हैज क्रिप्टिक मैसेज ऑन यूपी, यही सारा था इसमें। हाँ, कांग्रेस इसे कहती है कांग्रेस इसे कहती है ब्रेन चाइल्ड ऑफ द आप। कांग्रेस ने खुद को इससे अपने अलग कर लिया। जो ये पहले जो मैंने क्वेश्चन उठाया था कि कांग्रेस इसके पीछे है, क्या कांग्रेस जो एक मजबूत विपक्षी दल कहा जाता है देश में करंट में, तो क्या ये करंट की सत्ता को, जो करंट में गवर्नमेंट है उसके खिलाफ एक साजिश कर रही है, उसको हटाने की कोशिश में कर रही है। लेकिन कांग्रेस ने खुद को पहले ही हटा लिया कि भाई ये तो ब्रेन चाइल्ड ऑफ द आप है, ये आपकी आइडियोलॉजी में ही चल रही है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो इसकी जो पॉलिटिकल लिंकिंग आती है कॉकरोच जनता पार्टी की, वो आती है आम आदमी पार्टी के साथ। अब अगर हम आगे करें, हाँ, जब ये 6 जून को यूएसए से आते हैं तो हाथ में डॉक्टर BR अम्बेडकर की ऑटोबायोग्राफी लेकर के आते हैं। लोगों को उम्मीद भी है इनसे कि शायद ये कुछ तो अलग करेंगे, कि शायद कॉकरोच जनता पार्टी हमारे लिए काम करेगी, हमारी प्रॉब्लम्स को समझेगी, हमारे मुद्दों को उठाएगी। क्योंकि पेपर लीक कितना बड़ा इशू है, पेपर लीक कितना बड़ा इशू हो रखा है। जॉब, अब पेपर लीक, सबसे पहले पेपर लीक की बात करें तो पेपर लीक आपने नीट का देखा है, आपको शॉक्ड होगा ये सुन के कि लगभग 11 से 12 स्टूडेंट जब से पेपर लीक हुआ है तब से सुसाइड कर चुके हैं। अभी कल ही एक मैं न्यूज़ पढ़ रही थी, एक लड़की थी, उसके पेरेंट्स ने 3 से 4 लाख रुपए का अराउंड लोन ले रखा था उसकी स्टडी के लिए, और चूंकि पेपर लीक हो गया तो वो इतनी डिप्रेशन में चली गई कि उसके पेरेंट्स, लोन क्या था, उन्होंने रिश्तेदारों से लिया हुआ था, तो उसको लग रहा था कि उसके पेरेंट्स कैसे ये सब देंगे, तो उसने सुसाइड कर लिया। अब एक 16-17 साल के बच्चे के ऊपर जो इतना प्रेशर, मेंटल प्रेशर है, तो वो ऐसे स्टेप कभी कभी उठा लेते हैं। लगभग 10 से 11 स्टूडेंट ने अभी तक सुसाइड कर चुके हैं वो।
पेपर लीक, और साथ में अगर आप यूपी की बात करें तो अभी लेटेस्ट लेखपाल का पेपर लीक हुआ, बिहार में एडीओ का एग्जाम लीक हो गया, यूपीएसआई की लोग धरना दे रहे हैं यूपी में। अभी 11-12 जून को ही उन्होंने यूपीएसआई में धरना दिया था कि स्कोर कार्ड दीजिए भाई हमें, क्योंकि स्कोर कार्ड ही नहीं दे रहे हैं, किसके कितने मार्क्स है, किस हिसाब से बांट दिए गए, कुछ पता ही नहीं है। यूपी के आरओ का पेपर देख लीजिए, वो भी स्टे लगा हुआ है। तो करप्शन तो भर भर के है एजुकेशन में। तो जब ये अभिजीत दीपके एयरपोर्ट से बाहर आ रहे थे, तो लोगों को बड़ी उनसे एक उम्मीद थी भी नहीं, एक्चुअली उम्मीद है, अभी भी है उम्मीद, कि कुछ तो ये अलग करेंगे, हमारे मुद्दों को उठाएंगे। ये जंतर मंतर जाते हैं। जंतर मंतर पे बहुत सारी भीड़ होती है, प्रोटेस्ट चल रहा होता है उस दिन 6 जून को ही, और बहुत भीड़ होती है। 22 मिलियन के फॉलोअर्स, और लोगों को लगा भाई 2 लाख लोग नहीं तो 50,000 तो इकट्ठे ही होंगे, लेकिन सिर्फ 2,000 लोग थे। ये सुनकर के थोड़ा एक डिसअपॉइंटमेंट लोगों को हुई, मतलब जो जिस हिसाब से मीडिया दिखाई थी कि काफी कम लोग थे वहां पर। अभी क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो जंजीस हैं ये सिर्फ फोन पे बैठे रहते हैं, क्या इनको बाहर नहीं निकलना है, या फिर ये सच में फेक फॉलोअर्स हैं जो दुनिया को दिखाने के लिए बना दिए गए हैं। तो सिर्फ 2,000 लोग इकट्ठा होते हैं, फिर ये लखनऊ पहुंचते हैं, लखनऊ में यही यूपीएसआई स्कोर कार्ड वाला इसको ज्वाइन करते हैं जाकर के। यूपी में और भी शिक्षक भर्ती के लिए भी हमेशा धरना चलता ही रहता है, क्योंकि पिछले 10 सालों से यूपी में शिक्षक भर्ती नहीं आई है। गवर्नमेंट का कहना है कि शिक्षा में, मतलब जो स्कूल्स हैं उनमें छात्र शिक्षक का अनुपात समानुपात बराबर चल रहा है, और लगभग 2-3 सालों में 25 से 27,000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं, प्राइमरी स्कूल, क्योंकि स्टूडेंट ही नहीं आ रहे थे। उनका कहना है स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर आप टीचर ऐसे अलॉट कर दो कि आपको स्टूडेंट, आपको जगह जगह जाना है, और जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, बहुत से पेरेंट्स, आप एजुकेशन, जो गरीब तबके के लोग हैं वो एजुकेशन दिलाना नहीं चाहते अपने बच्चों को, आप उनसे कहो ना कि वो लेकर के आए। तो मुझे लगता है स्कूल बंद करना एक ऑप्शन नहीं है। आप उस स्कूल को बंद करके उस बिल्डिंग का क्या ही कर रहे हो। इससे अच्छा ना स्कूल खोले रहो, 5-10 बच्चे भी आ रहे हैं, अगर वो भी पढ़ रहे हैं तो वो भी एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, एटलीस्ट उन 10 बच्चों को एजुकेशन तो मिल रही है। चलिए ये बात होती रहेगी। फिर वो पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर, कई जगह जाकर के अभी भी कंटिन्यू प्रोटेस्ट चल ही रहे हैं। ये प्रोटेस्ट अटेंड करते हैं। हाँ, 2 दिन की पहले की न्यूज़ है कि आपको इस फोटो शायद थोड़ी कम साफ आ रही होगी, इन पे अटैक भी होता है अभिजीत दीपके जी पे, जयपुर पे। बट वो लिखते हैं, यू कैन अटैक अस वंस और इवन 10 टाइम्स, यू कैन स्लैप अस वंस और 10 टाइम्स, but we will continue to say that same thing. धर्मेंद्र प्रधान must resign. उनका कहना है कि जो इतना इशू हो रखा है यहाँ पर एजुकेशन को लेकर के, इतना करप्शन हो रखा है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी को रिजाइन जरूर करना चाहिए। हम इस चीज के लिए इसको बिना इस रेजिग्नेशन लिए हम इस मूवमेंट को बंद नहीं करने वाले हैं। साथ ही सीजेपी अपनी एक 5 की डिमांड्स भी रखती है। एवरी स्टूडेंट मस्ट बी पेड 10,000 इन कंपनसेशन इन द इवेंट ऑफ पेपर लीक, एग्जाम कैंसिलेशन और डिले इन रिजल्ट। मतलब अगर एग्जाम कैंसिल हो जाता है, डिले हो जाता है, तो 10,000 कम से कम मिलना चाहिए। अच्छा, ये क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि बच्चे हैं बहुत दूर दूर से पेपर देने जाते हैं। अब एक मेंटल प्रेशर होता है, आप जाते हैं, होटल्स पे रुकते हैं, खर्चा होता है, आने जाने का, ट्रांसपोर्ट का इतना खर्चा हो जाता है, तो 10,000 रुपये उन्हें मिलना चाहिए। उनका जो कहना है, अ बैकअप डेट मस्ट बी फिक्स फॉर ऑल मेजर एग्जाम्स एंड द री एग्जामिनेशन मस्ट बी कंडक्टेड विद इन 72 आवर्स। कि पहले, क्योंकि इंडिया में तो है ही कि एग्जाम्स कैंसिल होते, एग्जाम्स पेपर लीक होते ही रहते हैं, तो अगर कुछ भी ऐसा है कि पेपर लीक हो जाता है तो री एग्जामिनेशन की डेट आप पहले ही डिसाइड कर लीजिए और 72 घंटे के अंदर आप फिर से एग्जाम्स ले लीजिए। द मार्किंग ऑफ आंसर सीट फॉर एग्जाम्स कंडक्टेड अंडर OSM। अच्छा, OSM जो भी चला था, आपने देखा होगा CBSE में, तो जो बहुत टॉपर बच्चे थे उनके मार्क्स बहुत कम आ गए, जो थोड़े एवरेज थे उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा आ गए। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हुआ था। तो उसमें है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग मस्ट बी डन मैनुअली, मतलब जो पहले जो टीचर्स जैसे करते थे वैसे ही किया जाए। दूसरा, कैंडिडेट मस्ट बी ग्रांटेड एन एज लिमिट रिलैक्सेशन फॉर एग्जाम दैट हैव बीन डिलेड। अगर कोई एग्जाम डिले किया जा रहा है तो बच्चों को या फिर स्टूडेंट जो भी आप कह लीजिए, उस कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन देना चाहिए। तो ये कुछ सीजेपी की, कॉकरोच जनता पार्टी की गवर्नमेंट से कुछ डिमांड हो रखी हैं। ये धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया, इनका ही रिजिग्नेशन मांगा जा रहा है। और कितने लोग
कितने जंजीस, कितने इंडियंस सिग्नेचर कर चुके हैं लाखों में कि भाई तुम रेजिग्नेशन दो, क्योंकि जिस हिसाब से नीट में लाखों बच्चे बैठते हैं और ये पहली बार नहीं है, हमेशा ही पेपर आउट होता रहता है, तो ये अलग ही केस चल रहा है। अच्छा हाँ, मैनिफेस्टो जारी, मतलब उन्होंने अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया। अच्छा मैनिफेस्टो जारी कर दिया तो क्या सच में सीजेपी इलेक्शन लड़ने वाली है? मैनिफेस्टो जारी कर रही है तो मतलब कुछ तो है, वो इलेक्शन तो मुझे लग रहा है लड़ने ही वाली है मे बी। अभी मैनिफेस्टो में कहते हैं कि हम ये 5 चीजें करेंगे अगर हम सरकार में आ गए तो। रिटायरमेंट के बाद किसी भी सीजीआई को राज्यसभा का रिवॉर्ड नहीं दिया जाएगा। अगर कोई वैध वोट डिलीट किया गया तो मुख्य चुनाव आयुक्त यूएपीए में गिरफ्तार किया जाएगा। यूएपीए में गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि किसी भी वोटिंग का अधिकार छीनो आतंकवाद से कम नहीं। यूएपीए के बारे में बताऊं तो यूएपीए होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। 2019 में गवर्नमेंट ने इसे अमेंड करके इसमें एक चीज और जोड़ा। अच्छा पहले क्या था? पहले था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो किसी ऐसी गतिविधियों में लिंक पाया जाएगा जो देश में टेररिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ावा दे रहा है, तो वो यूएपीए के अंदर पे आता था। लेकिन आफ्टर 29 की अमेंडमेंट जब इसमें किया गया तो इसमें एक चीज़ जोड़ी गई कि कोई भी इंडिविजुअल इंसान भी उसके ऊपर भी यूएपीए लगाया जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि अगर कोई वैध वोट डिलीट किया गया तो मुख्य चुनाव आयुक्त को ही यूएपीए में गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि किसी का वोटिंग का अधिकार छीनना आतंकवाद से कम नहीं। यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि लेटेस्ट में अभी वेस्ट बंगाल इलेक्शन हुए थे, तो वहाँ पर एसआईआर लगाया गया तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अवैध रूप से बांग्लादेश में रह रहे थे। अब उनके पास उनका आधार कार्ड था, उनका वोटर आईडी था, उनका पैन कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास ऑलमोस्ट थे, लेकिन उनसे उनका वोटर होने का अधिकार छीना गया, उन्हें फिर से बांग्लादेश भेजा गया। तो क्या ये मोस्टली एंटी बीजेपी स्टैंड है कॉकरोच जनता पार्टी का? ये जो लाइन है वोटिंग का अधिकार आतंकवाद से कम नहीं, तो ये कहीं इन्होंने इतनी अच्छे से कह लो या फिर इसे एम्फसाइज करके क्यों लिखा है? तो कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट होता है कि जो ये लेफ्ट विंग, थोड़ा सा एक नैरेटिव सेट होता है सीजेपी का, थोड़ा लेफ्ट विंग की तरफ टिल्टेड है, थोड़ा एक एंटी बीजेपी स्टैंड रखते हैं ये। तो एक तो ये, फिर महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण ना कि 33%। 33% तो अभी पास नहीं हो पाया, 50% आई होप हो जाए, पर बहुत मुश्किल है। इनका कहना है कि महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण होगा, ना कि 33%। इसके लिए सांसदों की संख्या भी नहीं बढ़ाई जाएगी और कैबिनेट में महिलाओं को 50%, मतलब कैबिनेट में भी 50% मिलेंगी। चलो ठीक है। अंबानी और अडानी के सभी मीडिया संस्थानों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे ताकि वास्तव में स्वतंत्र मीडिया को जगह मिल सके। गोदी मीडिया, फिर एंटी बीजेपी, एंकरों के बैंक अकाउंट की जांच कराई जाएगी। चलिए, कोई भी पार्टी जब आती है ना, एक्चुअली जब कोई पार्टी सत्ता में आती है तो वो हर जगह से अपनी जड़ मजबूत करने की कोशिश करती है। करंट गवर्नमेंट ने भी ऐसा कर रखा है, ये आप बताइएगा मुझे। लेकिन क्या इसके पहले ऐसी चीजें नहीं थी? जब कांग्रेस थी तो भी बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट थे जो उन्हीं के लिए ही बोलते थे। बहुत सारे ऐसे चैनल से मैं यहाँ लेना नहीं चाहूंगी, लेकिन उनके लिए यहाँ क्यों नहीं बोले गए? उनके बैंक अकाउंट्स की जांच क्यों नहीं की जा रही है? उनके बैंक अकाउंट्स की क्यों सिर्फ एंटी बीजेपी ही चीजें चल रही हैं? तो ये भी एक थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करता है कि सीजेपी जो है, क्या ये सिर्फ एंटी बीजेपी, मतलब बीजेपी को ही पुश करने आई है कि उसको ही हमें नीचे दबाना है, या फिर ये वाकई यूथ के लिए काम करना चाहती है, ये वाकई देश के डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहती है, ये वाकई देश में जैसे कह सकते हैं रोजगार बढ़ाना, देश का डेवलपमेंट पे ध्यान देना, एजुकेशन पे ध्यान देना, पॉवर्टी को ख़त्म करना, इन सारी चीज़ों पे काम करना चाहती है, या फिर ये जो जितने भी पार्टियां ये पॉलिटिक्स खेलती रहती हैं, ये भी सिर्फ उन्हीं में शामिल हो जाएगी? क्योंकि यूथ को इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, पर इनके जो अभी कुछ चीज़ें हैं जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, ये थोड़ा सा एक डाउट क्रिएट करते हैं। अच्छा, ये भी फिर एक और पॉइंट लिखते हैं कि अगर कोई विधायक या सांसद दल बदल कर दूसरी पार्टी में जाता है तो उसके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाई जाएगी, उसे अगले 20 साल तक किसी भी पब्लिक ऑफिस में पद नहीं दिया जाएगा। जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ाई से तो मुझे थोड़ी सी ही एक मन में आया कि रिसेंटली कोई बहुत
जब ऐसे कोई पॉलिटिशियंस होते हैं, एमपी एमएलए होते हैं, जब इधर पार्टी चेंज करते हैं तो हमें इतना पता भी नहीं चलता। रिसेंटली जो हमें पता चला था वो राघव चड्ढा जी थे, जो आम आदमी पार्टी के बहुत बड़ा चेहरा थे। तो ये जो लाइन लिखी तो मुझे पर्सनली लगा कि क्या ये राघव चड्ढा जी के लिए लिख दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सीजेपी है ये एक झुकाव, एक अटैचमेंट आम आदमी पार्टी से रखती है। तो उनका कहना था कि अगर हम आए सत्ता पे तो हम उसे 20 साल तक किसी भी पब्लिक ऑफिस में पद नहीं देंगे, कोई चुनाव लड़ने की पाबंदी लगा देंगे। तो ये तो उनकी कुछ थे कि हम 5 वादे, हम ये चीज़ें करेंगे। इसमें कोई भी वादा ये सिर्फ छोड़ के जो इन्होंने विमेन एम्पावरमेंट के लिए थोड़ा सा किया, एक महिलाओं के लिए किया, इसके अलावा मुझे कुछ खास इसमें ऐसा सच नहीं लगा कि इन्होंने ऐसे मुद्दे रखे जो मेन लोगों के लिए हो, जो आम आदमी के लिए हो। पार्टी की अच्छा एलिजिबिलिटी, इन्होंने एलिजिबिलिटी भी दी कि पहली बात तो आप बेरोजगार होने चाहिए अगर आप इस पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आलसी हो यानी डले रहे, पड़े रहे, वेल्ले पड़े रहे, मतलब घर पे आप बस फोन चलाते रहे, आप ऐसे हो, ऑनलाइन रहने की लत हो। इसमें एक लाइन नहीं लिखी है कि इन्होंने लिखा मिनिमम 11 आवर्स तो आप चलाते ही हो, इंक्लूडिंग योर बाथरूम ब्रेक्स, मतलब लोगों की आदत होती है बाथरूम में भी लेके चले जाते हैं, तो आपको ऑनलाइन रहने की आदत हो। ये अच्छी लाइन थी। प्रोफेशनली भड़ास निकालने की क्षमता, सॉरी प्रोफेशनली भड़ास निकालने की क्षमता, ये एक अच्छा पॉइंट था कि मतलब आपके अंदर, एक आम आदमी के अंदर, अगर आप एक टैक्स पेयर हैं इस देश के, अगर आप वोट देने का अधिकार रखते हैं तो आपके अंदर इतनी क्षमता हो कि आप देश से, सिस्टम से ये कह पाएँ कि ये गलत हो रहा है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख पाएँ। तो ये इनकी एक लाइन मुझे थोड़ी अच्छी लगी थी कि हाँ ये एक अच्छी लाइन है जो आपको एक पावर, एक थोड़ा एम्पावर करती है कि हाँ हमें सिस्टम के खिलाफ बोलना है। हाँ, जो मैंने एक और क्वेश्चन आपसे शुरू में कहा था कि क्यों जितने भी जंजी रिवॉल्यूशन हो रहे हैं वो यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, अब क्या इंडिया की बारी है? तो इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? और क्या वाकई यूएसए इसके पीछे है? क्या यूएसए और चाइना, चाइना भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया का तो आपको पता ही क्या कंट्रोवर्सी चाइना के साथ चलती रहती है। तो ये आप इस जगह की इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं? इस एरिया में, टोटल इस एरिया में अगर माना जाए तो यहाँ पर देखिए, एक तो हार्मुज स्ट्रेट आपको पता ही होगा, जो भी ईरान और यूएसए वॉर चल रही थी, तो इसकी कितनी इंपॉर्टेंस थी, इसने क्या क्या लोगों को कितनी प्रॉब्लम, मतलब इंडिया तक में कितना इशू हो गया था, गैस वैस की किल्लत हो गई थी। यहाँ पर एक तो ये पड़ता है मलाक्का स्ट्रेट, चाइना का मोस्टली जो भी शिपमेंट जाता है ये मलाक्का स्ट्रेट से होके जाता है। दूसरा बाबे मंडप, मंडेप, ये, इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर पोर्ट्स बहुत सारे हैं। अच्छा, आपको पता होगा यहाँ की जो पॉपुलेशन है ना, यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन मतलब डिमांड, डिमांड मतलब कंज्यूम उतना ही कर रहे हैं वो। तो आपको पता होगा 75% ऑफ ऑयल ट्रेड जो है वो इस एरिया से होता है, और अराउंड 50% शिपमेंट ट्रैफिक है वो इतनी एरिया से जाता है। दूसरी बात, ये अफ्रीका और ये साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करता है, तो इस जगह की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और आपको याद होगा जब यहाँ पर जंजीर रेवोल्यूशन हुआ था बांग्लादेश में, उसके कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ आई थी कि शेख हसीना जी से यूएसए ने, डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर एक अराउंड यहाँ कहीं रहा होगा, यहाँ एक सेंट मार्टिन आइलैंड है वो मांगा था। यहाँ पर वो अपना एक मिलिट्री बेस बनाना चाह रहे थे। अब वो क्यों बनाना चाह रहे थे? क्योंकि अगर वो यहाँ पर मिलिट्री बेस बना लेते तो जो मलाक्का स्ट्रेट है, तो साउथ चाइना सी पे उनको नज़र रखना थोड़ा आसान हो जाता। यहाँ पर जब भी कभी थर्ड वर्ल्ड वॉर या फिर कोई ऐसी वॉर छिड़ती तो यहाँ पर वो एक स्ट्रैटेजिक कंट्रोल पा लेते। दूसरा, ये जो चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, आप देखेंगे इन्होंने पाकिस्तान का ग्वादर भी ले रखा है, हम्बन टोटा ले रखा है, चित्तगांव बांग्लादेश का ले रखा है, मराओ जिबूती। तो यहाँ पर इसका जो इन्फ्लुएंस है चाइना का, इसको रोकना काफ़ी ईजी हो जाता है यूएसए के लिए। यहाँ पे डियागो गार्सिया है, उस पर भी यूएसए का अपना एक सैन्य अड्डा है ऑलरेडी। तो यहाँ पर कंट्रोल पाने के लिए, क्योंकि अब ये इंडियन ओशन है, अब इंडियन ओशन पे चूंकि इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, अगर इंडिया ही अनरेस्ट हो जाए,
इंडिया में ही सिविल वॉर जैसी कंडीशन आ जाए, इंडिया की कंडीशन में बांग्लादेश या फिर नेपाल जैसी हो जाए, श्रीलंका जैसी हो जाए, इंडिया तो बहुत बड़ी कंट्री है तो उसको संभलने में भी उतना ही टाइम लगेगा। तो यहाँ पर चाइना, खासकर यूएसए, अपना एक मजबूत पॉइंट बना सकता है। तो एक यूएसए की बैकिंग हो सकती है, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में आपने अगर उसको थोड़ा भी कवर किया होगा तो आपने ये देखा होगा कि ये चीज़ें कभी पता नहीं चलती, अंदर ही अंदर चल रही होती हैं कि एक देश को तोड़ने की, उसको थोड़ा सा कमज़ोर करने की चीज़ें अंदर ही चलती हैं, बाहर कभी ऑफिशियल न्यूज़ आती नहीं है। तो ये एक्चुअली में ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है कि ये इंडिया को अनरेस्ट करने के लिए, इंडिया में थोड़ा सा क्योस क्रिएट करने के लिए की साजिश हो सकती है। फिर ये जो फोटो है ये एक वायरल होती है, प्रकाश राज जी जाते हैं। प्रकाश राज जी का अपना स्टैंड है, वो लेफ्ट विंग के हैं, वो खुल के सपोर्ट करते हैं, वो एंटी बीजेपी बोलते हैं और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सबका अपना ओपिनियन होता है, सबको अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखने का पूरा अधिकार है। लेकिन साथ ही तो जब ये ज्वाइन करते हैं, तो जब ये ज्वाइन करते हैं सीजेपी को, तो थोड़ा सा एक वो होता है, एक थोड़ा सा एक नैरेटिव सेट होता है सीजेपी के लिए, कॉकरोच जनता पार्टी के लिए, कि ये क्या लेफ्ट विंग की तरफ है, ये सिर्फ बीजेपी को हटाने के लिए आई है क्या ये आम लोगों के लिए नहीं आई है, जंजीस कह लीजिए, इंडिया के यूथ कह लीजिए, उनके लिए नहीं आई है, क्योंकि सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी को आप रेजिग्नेशन दीजिए। चलिए मानिए हो जाता है, नहीं भी होता है, लेकिन और पॉइंट उठाइए। अगर आपको इतनी बड़ी सत्ता, इतनी बड़ी एक होता है ना, मजाक में भी इतने ज़्यादा आपको ट्रस्ट बिल्ड कर दिया गया है आपके लिए, तो मेरे हिसाब से तो उन्हें कुछ ऐसा करना चाहिए कि वाकई इंडिया में एक पॉजिटिव वे में रेवोल्यूशन आए। आप गांधी जी का अहिंसा का भी ले सकते हैं ना, कि ठीक है हम ऐसा केओस नहीं क्रिएट करेंगे, लेकिन हम कुछ तो करके जाएंगे, कुछ तो इम्पैक्टफुल करके जाएंगे। फिर सोनम वांगचुक भी इन्हें ज्वाइन करते हैं। अब सोनम वांगचुक तो भाई आप लेफ्ट विंग के हो, राइट विंग के हो, किसी भी विंग के हो, आप कैस कोई भी ओपिनियन रखते हो, लेकिन आप इन्हें पसंद जरूर करते होंगे। जो नहीं जानते मैं बता दूं, 3 इडियट मूवी आप लोगों ने देखी ही होगी। जो 3 इडियट मूवी में जो रैंचो का रोल था वो इन्हीं का था, काइंड ऑफ इंस्पायर था, इन्हीं के जैसा था। तो सोनम वांगचुक भी सीजेपी को ज्वाइन करते हैं। अगर इन्होंने ज्वाइन किया सीजेपी को तो कुछ ना कुछ तो सोच के ज्वाइन किया होगा। अब ये 6 महीने जेल पे आए, इन पे एनएसए लगा दिया गया था। क्यों? क्योंकि ये लद्दाख में 6 शेड्यूल लाने की मांग कर रहे थे। तो अगर ये ज्वाइन कर रहे हैं सीजेपी को, तो कुछ तो सीजेपी में होगा। अगर सच में कुछ है सीजेपी में, तो मेरे हिसाब से सीजेपी को सच में एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहिए, ना कि किसी एक पार्टी के लिए के ही लिए एक नैरेटिव सेट करके रखना चाहिए। चलिए, तो क्वेश्चन ये आता है, ये कॉकरोच जनता पार्टी वाकई सिस्टम को बदलेगी या फिर सिस्टम का हिस्सा बन के ही रह जाएगी, जैसे और पार्टियां कर रही हैं। राजनीति में ना एक सबसे खास चीज क्या होती है, राजनीति में सबसे दिलचस्प चीज होती है, वो उनकी पार्टीज नहीं होती है। राजनीति में सबसे दिलचस्प चीज होती है उनसे जुड़ी कहानियां। अब कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत की कहानी तो बहुत मजेदार रही है। कुछ अलग स्टार्ट हुआ, कुछ नया स्टार्ट हुआ, लोगों ने अपने हक के लिए उन पे विश्वास जताया कि आप आइए, आप हमारे बिहाफ में आइए, लड़िए। तो हो सकता है कि अपकमिंग यूपी इलेक्शन में सीजेपी अपने कैंडिडेट्स उतार दे। लेकिन एक क्वेश्चन और उठता है, क्योंकि जब प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर मंतर में, तो बहुत कम लोग आए। आप शायद जानते हैं कि नहीं जानते, इस साल का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था, बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने भी इलेक्शन लड़ा था। उसमें से एक एजाज खान थे, जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, लेकिन कुछ हजार 2000 कुछ तो वोट उन्हें बस मिले थे। और एक दो की तो एक फीमेल थी, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, उनकी तो जमानत ही जब्त हो गई थी। तो होता क्या है कि अगर आपके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, लेकिन अगर ग्राउंड में आपकी पकड़ नहीं है, तो आपको वोट नहीं मिलेंगे। तो सीजेपी के साथ भी सेम चीज़ देखने वाली है कि वाकई लोग इन्हें पसंद कर रहे हैं, लोग इन्हें पसंद करेंगे, इन्हें वोट देंगे, या फिर ये भी एक बस नॉर्मल पार्टी, एक होता है ना, एक जुमला बन के रह जाएगी। इसमें आपका अपना क्या स्टैंड है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको ऐसे ही मुद्दे जानने को पसंद हैं तो मैं ऐसे वीडियो आपके लिए इस चैनल पे लाती रहूँगी। और जो भी आपको इस बारे में थोड़ा सा, जो भी आपका ओपिनियन है, प्लीज़ लिखिएगा।
और तब तक के लिए मैं आपसे मिलती हूँ। और फिर गला भी थोड़ा ऊपर नीचे था, अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी ऊपर नीचे भारी लगी हो तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।